सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। अगर कोई चीज एक सर्किल पे घूम रही है तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन दुनिया में हर जगह पाया जाता है। जैसे आप देखो, जब प्लैनेट सन के राउंड घूमते हैं तो वो सर्किल में घूमते हैं, तो उनका मोशन सर्कुलर मोशन हो गया। मून जब अर्थ के राउंड घूमता है तो वो एक सर्किल में घूमता है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। अब थोड़ा पृथ्वी के ऊपर आ जाएं तो अम्यूजमेंट पार्क्स में आपने राइड्स वगैरह ली होंगी, तो वहां भी सर्कुलर मोशन होता है। कोई आदमी जॉगिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनफैक्ट एटम्स के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन हर जगह है। बड़ी से बड़ी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, छोटी से छोटी चीज भी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर हमें दुनिया को अच्छे से समझना है तो सर्कुलर मोशन समझना इंपॉर्टेंट है। वही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम सर्कुलर मोशन से मैकेनिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है बातों को। क्योंकि हम काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप अभी का भी आंसर कर सकते हो। उसके लिए अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। तो क्या बताएंगे आप? यहां पे जब वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी किधर है, बताएं। इधर होगी, कुछ इधर की तरफ। जो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर है। ऑब्जेक्ट से गोल गोल घूम रहा है, जो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी। जो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, ठीक। तो सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टैंजेंशियल होती है। टैंजेंशियल वेलोसिटी, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये हमने पहले पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जब किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, तो वेलोसिटी पाथ के टैंजेंशियल होती है। वही हो रहा है यहां पे बिल्कुल। जैसे एक और छोटा क्वेश्चन बताएं कि ऑब्जेक्ट ऐसे सर्किल में घूम रहा है, और उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट। अब देखो, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड है, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो क्या हम वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं कि वो भी कांस्टेंट है? क्या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? सोचिए आप, ये भी हम काइनेमैटिक्स में पढ़ चुके हैं। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड भले कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो चेंज हो रहा है। चेंजिंग। आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट हम नहीं बोलेंगे। जैसे सपोज करें ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसकी वेलोसिटी 2 थी, वो घूम के आधा सर्किल कंप्लीट कर लेता है और उसकी वेलोसिटी अब इधर की तरफ 2 हो गई, सही। और यहां से यहां आने में उसको 5 सेकंड लगे। आपको क्या करना है कि एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो 5 सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? यहां पे वेलोसिटी 2 थी, यहां पे वेलोसिटी 2 है इधर की तरफ। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी को मैं 0 लिख दूं? क्या मैं 0 लिख सकता हूं इसको? नहीं, 0 नहीं लिख सकता। वेलोसिटी वेक्टर है, पहले वो इधर की तरफ 2 था और पीछे की तरफ 2 है, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो 4 होगा। 4 चेंज इन वेलोसिटी विल बी एक्चुअली 4। तो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन यहां पे आ गया 4/5, दैट इज 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज एक्सीलरेशन। वैसे एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर से ऑब्जेक्ट इस सर्किल में घूम रहा है, यहां पे था, उसकी स्पीड 2 थी, फिर यहां पे आ गया, उसकी स्पीड 2, 5 सेकंड लगे उसको यहां से आने में। यहां पे भी एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम में तो कोई डाउट ही नहीं है, 5। चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको लिख सकते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहां पे देखो, फाइनल वेलोसिटी कितना लिखना चाहिए हमें? -2 j कैप। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, -2 j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 2 i कैप। देखो इस तरीके से लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म है, डिवाइड बाय 5, ठीक। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन हुआ। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -2 i कैप -2
j कैप डिवाइड बाई 5। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो आप देख सकते हो ये तो कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो कि काइनेमेटिक्स के हमारे नॉलेज से ही सॉल्व हो जाती है। नाउ वी विल मूव टू हार्डकोर थियरी ऑफ सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं देखते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट इस येलो कर्व लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट इस येलो लाइन पे मूव कर रहा होगा तो उसका पोजीशन हर घड़ी चेंज हो रहा होगा, सही। सपोज करो किसी मोमेंट पे वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ठीक है, तो इसका कुछ पोजीशन होगा, कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा। जब ये ऑब्जेक्ट ए से मूव करके आगे यहां कहीं चला जाएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर अलग हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट ए पे है तो इसका पोजीशन बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, दो चीजों की। पहली चीज है ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये पहली चीज है। और जो दूसरी चीज है दैट इज दिस एंगल थीटा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, सही है। अगर ये दोनों चीजें हम बता दें तो पोजीशन पता चल जाएगा। तो सिर्फ आर बताने से काम नहीं चलेगा। सपोज करो आपने आर बोल दिया 1 मीटर, मतलब ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे इधर भी हो या ओरिजिन की से 1 मीटर की दूरी पे इधर भी हो, ठीक। तो सिर्फ आर बताने से काम नहीं चलेगा, थीटा भी आपको बताना पड़ेगा। तो आर और थीटा ये दोनों अगर आपने बता दिया तो मतलब आपने पोजीशन बता दिया किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक। देखो हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा है। वन डायमेंशनल मोशन एक बहुत ही सिंपल टाइप का मोशन होता है। जैसे कि हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे मूव कर रहा हो। इस केस में जब ऑब्जेक्ट मान लो ए पॉइंट पे है तो इसका पोजीशन बताने के लिए हम सिर्फ आर बताते हैं, सिर्फ आर की बात करते हैं, मतलब ओरिजिन से कितना दूर है ये बात करते हैं। एंगल वैंगल की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो सिर्फ आर चेंज हो रहा होगा, आर चेंज हो रहा होगा। थीटा जो है वो तो कांस्टेंट है, इस केस में 0 है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो कांस्टेंट है। जब आदमी इस वन डायमेंशनल मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो सिर्फ आर चेंज हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, वो थीटा कांस्टेंट है, इसलिए थीटा की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि इस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम आर की भी बात करते हैं और थीटा की बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा सिंप्लीफाइड मोशन है जिसमें सिर्फ आर चेंज होता है, थीटा चेंज नहीं होता। समझ रहा भाई? वैसे ही एक स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे से। इस सर्किल का रेडियस आप आर ले लो, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कभी यहां पे होगा ए पॉइंट पे, फिर ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं होगा बी पॉइंट पे एंड सो ऑन, ठीक। तो अब देखो जब ऑब्जेक्ट ए पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, जब ऑब्जेक्ट बी पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो इस केस में क्या खास बात है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आप देखो थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। लेकिन इस केस में आर कांस्टेंट है, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कांस्टेंट है। तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एक जनरल मोशन अगर कोई है तो उसमें आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे होते हैं। वन डायमेंशनल मोशन एक स्पेशल सिंपल टाइप का मोशन है जिसमें सिर्फ आर चेंज हो रहा होता है, थीटा कांस्टेंट रहता है। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन है जिसमें थीटा ही सिर्फ चेंज होता है, आर कांस्टेंट रहता है। वन डायमेंशनल मोशन में थीटा कांस्टेंट होता है और सर्कुलर मोशन में आर कांस्टेंट होता है। तो वो हम वन डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन इन दोनों को बहुत डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिससे हमारे सर्कुलर मोशन की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। वन डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों को कंपेयर करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां पे ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन, और ऑब्जेक्ट इस सर्किल पे घूमेगा तो दैट विल बी सर्कुलर मोशन। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन क्या होता है हमें पता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है P1 पॉइंट पे तो हम बोलेंगे कि उसकी पोजीशन x जो है वो
+2 है, जनरली इस तरीके से लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है P2 पे, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो x = -2 है। सही बात है। इस पोजीशन को टू बी मोर एक्यूरेट वी कैन ऑल्सो टेल लीनियर पोजीशन, इसको हम लीनियर पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से यहां पे लीनियर पोजीशन होता है, वैसे यहां पे होता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर गया। ऑब्जेक्ट यहां पे P1 पे एट एन एंगल ऑफ से π/3, तो हम बोलेंगे उसका एंगुलर पोजीशन थीटा इज π/3। तो यहां पे पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। यहां पे जब हम पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो हम इस एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पे ओरिजिन से डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वही चेंज होता है, थीटा चेंज नहीं होता है। और यहां पे थीटा की ही बात करते हैं क्योंकि थीटा चेंज हो रहा होता है। तो यहां पे इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन और इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। जैसे देखो यहां पे जो लीनियर पोजीशन है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, वैसे एंगुलर पोजीशन की भी कहानी है। सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर इधर है P2 पॉइंट पे और ये एंगल π/3 है, तो हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन एट P2, पहले वाला P1 पे था, एंगुलर पोजीशन एट P2 विल बी इक्वल टू -π/3। तो अगर x एक्सिस के ऊपर एंगल बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं जनरली, और x एक्सिस के नीचे एंगल बन रहा है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं, तो पोजीशन -π/3 हो जाएगी। अब समझ रहे होंगे बात। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। जैसे कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है P1 पे था और बाद में वो P3 पे चला गया। ऑब्जेक्ट P1 से P3 चला गया, P1 से P3, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं उसका? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तरीका होता है डिफाइन करने का। तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा 3 और इनिशियल 2, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 1। इसको मोर एक्यूरेटली हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहां पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, आप समझ गए होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x था, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डिफाइन किया जाएगा। तो दिस विल बी फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। तो सपोज करो ऑब्जेक्ट P1 से P3 पे आता है, P1 से P3 पे आ जाता है यहां से घूमते हुए, ठीक है। और ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 2π/3। तो अगर P1 से P3 तक ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? फाइनल एंगुलर पोजीशन दैट इज 2π/3 माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन दैट इज π/3। सो द आंसर विल बी π/3, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो आप देख सकते हो जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाता है एज चेंज ऑफ एक्स, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया गया है चेंज ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे वन डायमेंशनल मोशन में टर्म्स होते हैं, वैसे वैसे सर्कुलर मोशन के ये टर्म्स हैं। जैसे तीसरे टर्म की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, जिसको हम जनरली सिर्फ वेलोसिटी बोल देते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज dx/dt, लीनियर वेलोसिटी। वैसे आप समझ गए होंगे यहां पे हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंड दैट विल बी डिफाइंड एज व्हाट? अगर यहां पे dx/dt आ रहा है तो यहां पे क्या आना चाहिए? dθ/dt। इसको सिंबल ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ओमेगा से। जैसे यहां पे वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट धीरे से चल रहा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, सही। वैसे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितने जल्दी घूम रहा है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कितने जल्दी चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कितने जल्दी घूम रहा है। ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होगा ऑब्जेक्ट और बहुत जल्दी घूम रहा है, और कम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हम सेम टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास, इनको हम एंगुलर वेरिएबल्स बोलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे पोजीशन की यूनिट
क्या होती है? मीटर। मीटर होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, क्योंकि दो पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं तो इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है। और वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर बाय सेकंड, ठीक है। वैसे यहां भी कुछ यूनिट्स की बात कर लें तो एंगुलर पोजीशन में हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं, एंगल। यहां पे यूनिट रेडियन होती है, रेडियन। डिग्री नहीं होती है, डिग्री नहीं होती है, ध्यान दें। तो ऐसा यूनिट विल बी रेडियन, रेडियन, ठीक है, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट ही रेडियन होती है। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम दो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पे भी यूनिट जो है वो रेडियन होगी। और ओमेगा की यूनिट क्या होगी? दैट विल बी रेडियन डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करें आप, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड ओमेगा ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। मतलब एक घड़ी है, घड़ी, उसके सेकंड वाली जो सुई होती है और मिनट वाली जो सुई होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है। उन दोनों का ओमेगा निकालना है। क्या करना चाहिए? सो देखें, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो सबसे पहले सेकेंड्स हैंड की बात करते हैं। सेकेंड्स हैंड, ओमेगा ऑफ सेकेंड्स हैंड, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सही बात है। तो अब देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 60 सेकेंड, सही है ना। 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में सेकेंड वाली जो सुई है वो पूरा चक्कर काट लेती है, पूरा चक्कर। मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लिया ना उसने। टाइम हो गया 60 सेकेंड और उतने में एक चक्कर कंप्लीट किया, एक चक्कर, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। सो दिस विल बी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर, सही है। अगर हम मिनट्स हैंड की बात करें, मिनट्स हैंड की, तो मिनट्स हैंड का जो ओमेगा होगा उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब तो आप इसको बिल्कुल ही सोच लेंगे। ये एक चक्कर जब घूम लेगा, एक चक्कर, तो एंगल हो जाएगा 2 पाई रेडियन। एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। और उसमें टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर काट लेगा, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लेगा। तो यहां से जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ऊपर रेडियन और नीचे अब सेकंड आ गया, ठीक। नाउ दिस विल बी पाई डिवाइड बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हो जाएगा इसका, ये दिस इज आंसर। तो यहां पे देख सकते हो कि ये वाला जो ओमेगा आया है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है पाई बाई 30, और ये जो ओमेगा ये बहुत कम है। ये ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा, ओमेगा ज्यादा। इसका क्या मतलब है? कि जल्दी जल्दी घूमना, जल्दी जल्दी घूमना। तो सही बात तो है, सेकंड वाली जो सुई होती है वो तो जल्दी जल्दी घूमती है, जल्दी जल्दी घूमती है। इसका ओमेगा कम आया है। ओमेगा कम होने का मतलब क्या है? धीरे धीरे घूमना, धीरे धीरे घूमना। तो सही बात है। मिनट वाली जो सुई होती है वो धीरे धीरे घूमती है, धीरे धीरे घूमती है, सही। ओके, तो अभी तक मैंने आपको वेलोसिटी का नहीं बताया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन तो वही चीज होता है जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज डीवी अपॉन डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे आप समझ रहे होंगे यहां पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, व्हाट डू यू थिंक? डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसी इस लीनियर एक्सेलरेशन की कहानी होती है वैसी एंगुलर एक्सेलरेशन की भी होती है। जैसे आप देखो, जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जनरली इसका क्या मतलब होता है? कि वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, चलने की स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही। वैसा ही कुछ मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का भी होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा पॉजिटिव है तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। अल्फा निगेटिव है तो जनरली ओमेगा कम होगा, और अल्फा अगर 0 है तो मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जब हम फैन चलाते हैं तो जब इस फैन को आप स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो पहले धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे घूमेगा, फिर तेज 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 घूमने लगेगा। तो यानी इसका ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है।
तो उस टाइम अल्फा को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, अल्फा पॉजिटिव, क्योंकि इसका ओमेगा बढ़ रहा होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा। ठीक, फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूमता है, फिर इसका घूमने की स्पीड बढ़ती नहीं है, घूमने की स्पीड बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूमता है। तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा क्या हो गया इसका, जीरो, अल्फा जीरो है, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। और सपोज करो इसको स्विच ऑफ करते हो, तो स्विच ऑफ करने पे क्या होता है, इसका ओमेगा कम होने लगता है, पहले तेज 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 घूम रहा होगा, फिर धीरे 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 घूमेगा, धीरे धीरे घूमते 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, स्विच ऑफ करने पे ओमेगा कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं वहां पे अल्फा जो है वो निगेटिव। तो आपको समझ में आएगा वो क्या मतलब है अल्फा का पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो होने का। सो आप देख सकते हैं जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट था लीनियर, वैसे यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पे लीनियर वेलोसिटी वैसे यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे यहां पे लीनियर एक्सीलरेशन वैसे यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, एक और चीज हम देखते हैं विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कि वन डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ इक्वेशंस होती है हमारे पास। कौन सी इक्वेशंस, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पे कुछ इक्वेशंस होती है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा होगा आपको, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और इक्वेशन होती है पॉपुलर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही, ऐसी इक्वेशंस होती है अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। वैसे यहां पे अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशंस बन जाती हैं, देखो इस इक्वेशन के जगह पे क्या आ जाता है, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी की जगह पे फाइनल ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ रहे हो मेरी बात। वैसे इस इक्वेशन की जगह पे आप सोचो क्या आएगा, फाइनल ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस एस एस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे यहां पे, इसको एक्चुअली कई बार डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। यहां पे क्या आएगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। वैसे ये जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, उसमें भी ये जो एस है ना उसको डेल्टा एक्स लिखते हैं कई बार, डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि वो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आ जाएगा डेल्टा थीटा, एक्स की जगह पे थीटा इक्वल्स टू यू, यू मीन्स इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जैसे ये तीन इक्वेशंस होती हैं, ये डेफिनेटली आपको पता होगा, किसी को कुछ पता हो ना पता हो फिजिक्स में, ये तीन इक्वेशन तो जरूर पता होती हैं। तो उसी तरीके से एंगुलर वेरिएबल्स के लिए ये तीन इक्वेशंस होती हैं जिनका हम यूज करेंगे अभी एक दो क्वेश्चंस में, तो आपको और समझ में आएगा। ये छोटा सा एग्जांपल है बहुत ही। क्वेश्चन इज अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 2 सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 2 सेकंड। तो वो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, वो दिया हुआ है कि ओमेगा इनिशियल इज 0, फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दिया हुआ है 5 पाई, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मतलब पंखा कितने चक्कर घूम लेगा, कितने चक्कर घूम लेगा पंखा, ये बताना है। तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली इक्वेशन। तो इससे पहले हम डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं, डेल्टा थीटा। सो अब देखो ओमेगा इनिशियल 0 हो जाएगा, हाफ अल्फा, अल्फा इज 5 पाई टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10 पाई। तो डेल्टा थीटा 10 पाई रेडियन आ गया, 10 पाई रेडियन। तो देखो इसका मतलब है कि 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, 5 रिवोल्यूशंस। आप समझ पा रहे हो कैसे, सोच के देखो, जब पंखा एक चक्कर घूम लेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो कितने एंगल घूम लिए उसने, 2 पाई। सही, एक चक्कर घूमने पे 2 पाई। दो चक्कर घूम लेगा पंखा, यानी 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल, 4 पाई। 3 चक्कर घूम लेगा अगर पंखा, 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो 6 पाई। सही, वैसे जब वो 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा तो एंगल इज 10 पाई। ठीक, तो 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड में पंखे ने 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है 10, अल्फा दिया हुआ है -5 पाई, फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा बिकम्स 0, फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा बिकम्स 0। सो अब देखें यहां पे जो इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, आप देखो पॉजिटिव है, और अल्फा जो है वो निगेटिव है।
ओमेगा पॉजिटिव होना और अल्फा का निगेटिव होना क्या बता रहा है आपको? इसका मतलब यह है कि ओमेगा जो है वो कम होने वाला है, कम होने वाला है। ऐसा ही तो होता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो क्या होता है, दोनों अपोजिट साइन के साथ होते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है। बिल्कुल वैसा यहां पे भी होगा, ओमेगा पॉजिटिव है और अल्फा निगेटिव है, मतलब ओमेगा कम होने वाला है। तो कम होते होते कभी ना कभी ये ओमेगा जीरो हो जा रहा है, जीरो। कब ये ओमेगा जीरो होगा, किस टाइम पे, ये बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सारी चीजें लिख लो जो दी हुई है। इनिशियल ओमेगा इज 10, अल्फा इज -5 पाई, फाइनल ओमेगा में क्या करना है, जीरो, और टाइम जो है वो हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, आप समझ गए होंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा यहां पे। मतलब फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। तो फाइनल ओमेगा इज जीरो, इनिशियल ओमेगा इज 10, अल्फा इज -5 इंटू टी। तो यहां से आप देखें जो t है वो आ जाएगा क्लियरली 10 डिवाइड बाई 5 पाई, यानी 2/π सेकेंड्स, 2/π सेकेंड्स, ये टाइम आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। इतने टाइम पे ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये इक्वेशंस हम यूज करते थे वन डायमेंशनल मोशन में, वैसे ही ये इक्वेशंस भी यूज होती हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम देखने वाले हैं। सपोज करो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको ds लिख रहा हूं। ds लिखने का मतलब है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो ये जो एंगल कवर हुआ होगा ये भी बहुत छोटा होगा, इसको मैं d थीटा लिख रहा हूं। हालांकि ये एंगल देखने में छोटा नहीं लग रहा है और ना ही ये डिस्टेंस देखने में छोटी लग रही है, लेकिन है ये छोटे। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं बहुत छोटा बनाऊंगा तो बना ही नहीं पाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो बहुत थोड़ा सा एंगल करूंगा डी थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है सर्किल का, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पे ज्योमेट्री से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। ds विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा। ये इक्वेशन है ज्योमेट्री की, यहां पे मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस इंटू एंगल होता है, रेडियस इंटू एंगल, इतना सही। तो ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन है। अब इसको आप क्या करो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, अब देखिए ds बाई dt, ds बाई dt हो जाएगी स्पीड, स्पीड, और डी थीटा बाई dt क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको हम बार बार यूज कर रहे होंगे। v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, वेयर v इज स्पीड, r इज रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इसमें गोल गोल घूम रहा होता है तो उसकी एक स्पीड होती है और एक ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। वो दोनों इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। इस इक्वेशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है शुरू में, धीरे धीरे करके आपको ये इक्वेशन समझ में आएगी। फिर भी कुछ छोटे से एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा जिससे ये इक्वेशन थोड़ी सी अभी ही क्लियर हो जाए आपको। ये सिचुएशन देखो आप, ये एक रॉड है, रॉड, ठीक है। रॉड जो है वो ये वाले पॉइंट से फिक्स्ड है, इस वाले पॉइंट से फिक्स्ड है। इस रॉड में मैंने दो पॉइंट्स ले रखे हैं, ए एंड बी, और ये रॉड जो है वो गोल गोल घूम रही है। आप समझ पा रहे हो कैसे घूम रही है। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो इस डॉटेड पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा होगा, और ये जो बी पॉइंट है वो भी इस डॉटेड पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा होगा। समझ रहे हो क्या? जैसे कुछ देर बाद की अगर मैं सिचुएशन बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ देर बाद ये रॉड घूम के यहां पर आ गई होगी, ए पॉइंट यहां आ गया होगा, बी पॉइंट यहां आ गया होगा। आपको मुझे ये बताना है कि ए और बी की अगर हम बात करें, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी, तो कौन सी स्पीड ज्यादा है, कौन सी स्पीड कम है या बराबर है। वैसे ए और बी दोनों का ओमेगा भी कंपेयर करना है आपको, स्पीड ए और बी पॉइंट की और ओमेगा भी। कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो मैं आपको ये याद दिला दूं कि स्पीड जो है वो ये डिनोट करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है उससे रिलेटेड है, कितने जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इससे रिलेटेड है। और ओमेगा जो है वो इससे रिलेटेड है कि कितना एंगल कवर किया गया है, कितने जल्दी जल्दी एंगल कवर्ड।
क्योंकि स्पीड क्या होता है, dx बाई dt, और ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt। ठीक, तो ये समझना जरूरी है। अगर हम बोल रहे हैं किसी चीज की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है,